आज हम महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ के नेशनल मूवमेंट को काम करने वाले लोगों के नाम पर कुछ एराज में डिवाइड किया गया है। 1990 से 1947 के टाइम पीरियड को गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड को गांधी जी और उनकी पॉलिसीज़ ने डोमिनेट किया था। मतलब इस पीरियड में जो भी हुआ था वो गांधी जी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हुआ था। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखो, गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। गांधी जी के फादर का नाम करमचंद गांधी, मदर का नाम पुतलीबाई और वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी 1883 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1893 से 1914 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांधी जी इन रेसिस्ट अथॉरिटीज़ के खिलाफ स्ट्रगल करनी शुरू करी और जल्दी ही वो इस स्ट्रगल के लीडर भी बन गए। इसके बाद उन्होंने इस स्ट्रगल में फाइट करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस को फॉर्म किया। अब देखो, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। अगर ये पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस को कहाँ फॉर्म किया गया, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें इंडिया आंसर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया का नेम है तो इंडिया में किया गया होगा, लेकिन इसको साउथ अफ्रीका में फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की रेसिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट थी। यहीं गांधी जी ने अपनी यूनिक टेक्निक सत्याग्रह को डेवलप किया। ये सत्याग्रह ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। अब ऐसे चलते चलते 1915 भी आ गया। 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी अपने इंडिया वापस आए। हमारे यहाँ 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाया जाता है। ये उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो हमारी कंट्री में नहीं रहते, लेकिन वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और गांधी जी इस दिन वापस आए, इसलिए इसी दिन को रखा गया है। गांधी जी जब इंडिया आए तो वो सीधे नेशनल मूवमेंट में नहीं घुसे। देखो, उनके एक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनसे कहा कि पहले आप पूरे कंट्री में घूमो, यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझो। तो गांधी जी 3 साल तक सिर्फ कंट्री में घूमते रहे और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के थ्रू बड़ी पिक्चर समझने में लग गए। इन 3 सालों में गांधी जी 3 सिग्निफिकेंट स्ट्रगल्स में शामिल हुए: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। इन स्ट्रगल्स के बारे में जानने से पहले हम उन मेथड्स की बात करते हैं जिन्हें गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में यूज किया। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सत्याग्रह की। सत्याग्रह ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। इसमें आपको फियरलेसली ट्रुथ पर अड़े रहकर पीसफुल तरीके से इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करना है। इसके साथ क्या होता है कि कई बार लोग पैसिव रेजिस्टेंस को सत्याग्रह के जैसा मान लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने ये क्लियर किया है कि सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस बिल्कुल अलग हैं। क्या होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस में फिजिकल फोर्स यूज किया जा सकता है, लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह में किसी भी तरीके के फिजिकल फोर्स या अदर किसी फोर्स को यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। इसमें सामने वाले को किसी भी तरह की इंजरी नहीं होनी चाहिए, ना तो आपके वर्ड्स से और ना ही आपके एक्शंस से। गांधी जी ऐसा मानते हैं कि ये एक पॉजिटिव और एक्टिव फोर्स है, मतलब सामने वाले पर इसका फर्क पड़ता है। तीसरे नंबर पर स्वदेशी आता है। इससे इनका मतलब था कि जितने भी नेसेसरी गुड्स हैं उनको आपको अपने कंट्री में प्रोड्यूस करना है, ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बन सकें। उन्होंने चरखा और खादी अपनाने पर जोर दिया। और चौथा आता है मास मूवमेंट। गांधी जी नेशनल मूवमेंट को अकेले नहीं चलाना चाहते थे, सभी लोगों को जोड़ना चाहते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास या रिलीजन के हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ने गांधी जी को सपोर्ट भी किया। चलो हम अपने स्ट्रगल्स पर वापस आते हैं। सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ 1917 में। चंपारण बिहार में आता है। देखो, एक मेजरमेंट यूनिट होता है बीघा। बिहार में बीघा की जगह यूज करेंगे बिस्वा, तो 1 बीघा में होते हैं 20 बिस्वा। अब देखो, बिहार में फार्मर्स के साथ ये एग्रीमेंट किया गया कि 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा पर आपको इंडिगो यानी नील ग्रो करना होगा। अंग्रेज किसानों को कम पैसे दे रहे थे, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब इस परेशानी से निपटने के लिए किसानों ने गांधी जी को इनवाइट किया। जब गांधी जी के आने की बात पता चली तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गांधी जी की एंट्री को बंद कर दिया, लेकिन गांधी जी रुकने वाले थे क्या? गांधी जी आए, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, अपना सत्याग्रह किया, तब ब्रिटिशर्स को यहाँ झुकना पड़ा और ब्रिटिशर्स को इंक्वायरी करवानी पड़ी, और इससे किसानों को रिलीफ मिला। ये गांधी जी की फर्स्ट सक्सेस थी।
और इससे इम्प्रेस होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो यहाँ से हम गांधी जी को बुलाएंगे महात्मा गांधी। इसके बाद अपन चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद सत्याग्रह दैट वाज हैपेंड इन 1918। अब देखो अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। अहमदाबाद में क्या हुआ, 1917 में प्लेग फैला, तब वर्कर्स वहाँ से भागने लगे। मिल ओनर्स ने क्या किया कि वर्कर्स से बोला कि प्लेग के टाइम यहाँ रुको तो हम तुम लोगों को सैलरी बढ़ा कर देंगे। वो रुक भी गए, लेकिन जब प्लेग खत्म हो गया तो वर्कर्स को उतने ही पैसे मिले, क्योंकि मिल ओनर्स जो थे वो अपनी बात से मुकर गए। तब वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने हेल्प के लिए गांधी जी को इनवाइट किया। अब आप ये बात याद रखना कि गांधी जी ने यहाँ पहली बार हंगर स्ट्राइक किया, तब मिल ओनर्स को झुकना पड़ा और वर्कर्स को 35% बढ़ी हुई सैलरी देना एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918। ये भी गुजरात में पड़ता है। यहाँ क्या हुआ कि 1918 में फार्मर्स की सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गई और फार्मर्स यहाँ लैंड रेवेन्यू पे करने की हालत में नहीं थे। उन्होंने गवर्नमेंट से उनका रेवेन्यू माफ़ करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना। तब यहाँ अपने हीरो गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी यहाँ आते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो फाइनली गवर्नमेंट को यहाँ झुकना पड़ा और किसानों के साथ सेटलमेंट किया गया। और इसके साथ में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। देखो इस सबसे ना गांधी जी की फेम जनता में काफ़ी बढ़ गई थी और गांधी जी उनके काफ़ी क्लोज भी आ गए थे, और साथ ही वो 3 साल का टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका था। वे इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक समझ चुके थे। अब टाइम था नेशनल मूवमेंट में एंट्री करने का, और इसकी ग्रैंड ओपनिंग होती है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ, जिसका मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। चलिए हम इसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो बात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की है, जब गांधी जी और कांग्रेस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने वॉर में मैन एंड मटेरियल सप्लाई करके काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि गवर्नमेंट जीतने के बाद इंडियंस को स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ब्रिटिशर्स ने नेशनल मूवमेंट को रोकने की कोशिश की और कई सारे कंट्रोवर्शियल एक्ट्स को पास किया। तब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की जरूरत आ पड़ी और गांधी जी का भरोसा ब्रिटिशर्स पर से पूरी तरह हट गया था। चलिए बारी बारी से हम इसके कॉजेज की बात करते हैं। सबसे पहले आता है रॉलेट एक्ट। इसमें क्या हुआ कि इंडियंस जो थे उनमें नेशनल सेंटिमेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे थे और ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो इस सबको सप्रेस करने के लिए लेके आते हैं रॉलेट एक्ट। इसमें क्या होता था, किसी भी इंडियन को बिना कोई रीज़न बताए, बिना किसी ट्रायल के पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। ये जो एक्ट था इसकी हेल्प से गवर्नमेंट पहली बात तो किसी भी पर्सन को विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती थी। दूसरी बात, हबीज कॉर्पस के राइट को भी सस्पेंड कर सकती थी। ये क्या होता है, देखो इसमें ये होता है कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा और ना ही किसी एडवोकेट से कंसल्ट करने दिया जाएगा। जब गांधी जी को इस एक्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनके साथ ही सारे लोग इसमें कूद पड़े। लोगों ने दुकानों को बंद कर दिया, रेलवे वर्कशॉप्स पर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, अलग अलग सिटीज़ में रैलीज निकाली गई। अब ब्रिटिशर्स इससे काफ़ी घबरा गए। उन्होंने क्या किया, अपने अपने अलग अलग तरीकों से इसको सप्रेस किया। पंजाब में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया और साथ ही गांधी जी को हरियाणा और दिल्ली साइड आने से रोक दिया गया। पुलिस ने कई जगह गोलियां चलाईं। अब यहाँ से हालात काफ़ी बिगड़ने शुरू हो गए। दूसरे नंबर पर आता है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये कब हुई, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर पंजाब में। 13 अप्रैल को पंजाब में वैशाखी के दिन एक बहुत बड़ी भीड़ अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी। देखो ज़्यादातर लोग जो थे वो यहाँ वैशाखी की वजह से इकट्ठे हुए थे, वो कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे। लेकिन उनमें से एक ग्रुप था जो कि अपने लीडर्स के अरेस्ट होने की, रॉलेट एक्ट की बुराइयां कर रहा था। अब देखो जब ये बात ब्रिटिशर्स तक पहुंची, गवर्नर जनरल आर डायर ने ओ डायर को यहाँ फोर्स लेकर भेजा। ओ डायर जो था वो इस बाग के गेट पर खड़ा हो गया। जो बाग था इसमें मतलब चारों तरफ दीवारें थीं और एक छोटा सा गेट था। तो जो ओ डायर था वो उस गेट पर खड़ा हो गया और उसने निहत्थे लोगों पर फायर करना शुरू कर दिया। इसमें हजारों इनोसेंट लोग मारे गए। अब इस हत्याकांड की या ट्रेजेडी की पूरे देश में बुराई हुई और प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। इसी बीच दूसरी तरफ खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। इसमें यह हुआ
कि टर्की का सुल्तान, जिसे खलीफ या रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स माना जाता था, उसको ब्रिटिशर्स ने उसकी सीट पर से हटा दिया और टर्की एम्पायर को डिवाइड कर दिया। अब इसके विरोध में इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसकी लीडरशिप मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। इन्होंने 3 प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट किया, मतलब 3 मांगे रखी। पहली ये कि खलीफ को उसका एम्पायर रिस्टोर करके दिया जाए। दूसरी ये कि उनको टेरिटरीज वापस की जाए ताकि वो इस्लामिक जो फेथ है उसको डिफेंड कर सकें। और तीसरी ये कि अरब लैंड्स अरेबिक रूल के अंडर रहें। गांधी जी को इसमें हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल कर लिया। देखो, अगर आपसे पूछा जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो आप बताओगे 1 अगस्त 1920। और अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कब शामिल किया गया, तो आप बताओगे 31 अगस्त 1920। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास किया गया। अब हम उन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में रखे गए। देखो, पहला था ब्रिटिश एम्पायर में रहते हुए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई। देखो, मैं ये कह रही हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर में रहते हुए मतलब बिना ब्रिटिश एम्पायर के नहीं, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। दूसरा, रॉलेट एक्ट को खत्म किया जाए और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपोलोजाइज करे। तीसरा, टर्की सुल्तान का ओल्ड स्टेटस रीस्टोर किया जाए। अब हम इस मूवमेंट के प्रोग्राम्स की बात करते हैं। देखो, इसमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को एम्फेसाइज किया गया। गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और कोर्ट्स का बॉयकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। लोकल बॉडीज में नॉमिनेटेड सीट्स से रिजाइन किया गया। टाइटल्स और ऑनररी ऑफिसेज को छोड़ा गया, जिसमें गांधी जी ने केसरी हिंद के टाइटल को छोड़ा था। स्वदेशी और खादी क्लॉथ्स को पॉपुलराइज किया गया। नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का अल्टरनेटिव भी बनाना था। हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया गया। औरतों की इमेंसिपेशन यानी मुक्ति और अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए गए। चलो अब नज़र डालते हैं कि इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या हुआ। देखो, इसमें लोगों ने काफ़ी एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। देखो, पहला, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू ऐसे पॉपुलर लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। कांग्रेस ने लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया। लोगों ने चरखे से खुद के खादी कपड़े बनाना शुरू किया ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। इसी वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर स्टैब्लिश हुई और कई एमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटीज़ ने अपने टाइटल्स और अवार्ड्स को छोड़ा। जैसे देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि या फिर टाइटल को वापस किया। फॉरेन गुड्स की दुकान और लिकर शॉप्स उनको भी बंद किया गया। 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में विजिट करने आए तो उनकी विजिट को भी बॉयकॉट किया गया। आपको पता है, लिकर शॉप्स को तो देखते ही बंद किया जाता था। औरतें आती और लाठियों का यूज करती थीं। सारे इंसिडेंट्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट बौखला गई और मूवमेंट को दबाना शुरू कर दिया। गांधी जी को छोड़कर सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, इन सब को बंद करवा दिया। साथ ही खिलाफत कमेटी और कई वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस और कांग्रेस इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। 1922 में यह मूवमेंट जोरों शोरों से चल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को इस मूवमेंट को रोकना पड़ा। देखो, दिन था 5 फरवरी 1922। 3,000 लोगों की भीड़ यूपी के गोरखपुर के चोरा चोरी से निकल रही थी। ये भीड़ तभी एक पुलिस स्टेशन के सामने से निकली। पुलिस वालों ने इन पर फायर कर दिया। तब गुस्सेल भीड़ ने पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया। सारे पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया कि वो पुलिस स्टेशन में घुस गए और भीड़ ने गुस्से में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस ऑफिसर्स इसमें मारे गए। गांधी जी जो नॉन वायलेंस से फ्रीडम चाहते थे, इस इंसिडेंट को सुनकर शॉक में आ गए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस से कहा कि आप अनटचेबिलिटी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर काम करो। अब गांधी जी के इस फैसले से कई लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस ये काफ़ी गुस्सा हुए
उन्होंने बोला कि जब ये आंदोलन इतना जोर शोर से चल रहा था तो उस वक्त इसको वापस लेना बहुत गलत था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मेरी मौत भी, लेकिन मैं भीड़ को वायलेंट नहीं होने दूंगा। इसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और ये मूवमेंट यहीं ख़त्म हो गया। अब हम इसके इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। लोग जो थे इस मूवमेंट से काफ़ी अवेयर हुए, उनका पार्टिसिपेशन भी काफ़ी देखने को मिला और लोगों में जो फ्रीडम की डिज़ायर थी वो स्ट्रांग हुई। अब वो ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयार थे। इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी, सोशल रिफॉर्म्स बढ़े और स्वदेशी और बॉयकॉट से हैंडीक्राफ्ट और लोकल इंडस्ट्रीज बढ़ी। हालांकि ये मूवमेंट अपने किसी भी मोटिव को अटेन नहीं कर पाया, जैसे जलियांवाला बाग के लिए अपोलोजाइज करना या टर्की सुल्तान के स्टेटस को रीस्टोर करना हो। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हुई। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया हो। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट सेशन में पूछना, मैं आंसर करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही।